होप यू ऑल आर फाइन। जो परसेंटेज की क्लास 1 की थी उसमें हमने फर्स्ट 20 और बेसिक परसेंटेज का कंप्लीट कर लिया था। आज उससे नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आप मेरे साथ रीड करेंगे। कोई भी 4 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है, इसको छोटे छोटे स्मॉल क्यूब के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, जिसकी लेंथ है उन छोटे वालों की 1 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया आफ्टर सच कटिंग। कट करने के बाद उनके सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा। क्या करना है, देखिए जब मैंने क्वेश्चन रीड किया तो मुझे पता चला कि 4 सेंटीमीटर का ये बड़ा क्यूब है, 2 स्क्वायर से मिलकर एक क्यूब फॉर्म होता है। अब इसको छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब में कट करना है। सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन जो क्लिक करेगा कि इस बड़े क्यूब में ऐसे 1-1 सेंटीमीटर साइड के कितने छोटे क्यूब कट हो सकते हैं, तो कैसे निकालते हैं। उसके लिए n होता है वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, यही होता है। ठीक है, लार्जर क्यूब के वॉल्यूम को स्मॉलर क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अब कहोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो नोट करो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब मतलब साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हुआ, ए क्यूब मीन साइड का क्यूब। समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए जो लार्जर क्यूब है उसकी साइड है 4, तो 4 का क्यूब। स्मॉलर क्यूब है उसकी साइड है 1, 1 का क्यूब। यहाँ से आएगा 64/1, दैट मीन 64। यहाँ से मुझे पता चला कि बड़े क्यूब से 1-1 सेंटीमीटर के 64 छोटे क्यूब कट होके फॉर्म हो सकते। अब नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब, किसी भी क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 स्क्वायर, मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए जो बड़ा क्यूब है उसकी साइड 4 है, 6 इंटू 4 16, 6 जा 96 आएगा। इसी तरीके से मैं सरफेस एरिया और स्मॉलर क्यूब निकाल लेती हूँ। अब देखिए जब मैंने निकाला क्या आया, 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 आया, यही आया। लेकिन मुझे ये पता है कि स्मॉलर क्यूब सिंगल नहीं है, ऐसे 64 स्मॉलर क्यूब है, तो टोटल कितना हो जाएगा 64 स्मॉलर क्यूब का सरफेस एरिया। 64 इंटू 6 कितना आएगा, 6 चौके 24, 384, कितना आया 384। देखिए पहले सरफेस एरिया जहां 96 था, अब कितना आया 384, यही आया। कितने का चेंज हुआ, 288 का। अब एक बात ध्यान रखना, कभी कोई चेंज होता है, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, वो हमेशा ओरिजिनल के ऊपर चेंज होता है। इसका मतलब 288 का चेंज है, किस पर चेंज है, 96 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, 3 6 जा, तो आपका आंसर क्या आएगा 300%। क्या आया आपका आंसर 300%। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आपके माइंड में ये सबसे पहला क्वेश्चन कि कितने क्यूब फॉर्म हो सकते हैं आया। दूसरा सरफेस एरिया क्या होता है और इंक्रीज डिक्रीज हम कैसे करते हैं। आपको हर क्वेश्चन का बेसिक स्टेप पता होना चाहिए। स्टेटमेंट कैसे भी एग्जाम में चेंज होके आ जाए, तो आपको अगर प्रोसेस पता है उसके बाद हम हर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कहता है प्राइस ऑफ पल्सेज इंक्रीज बाय 30%। दालों के दाम में कितने का चेंज हो रहा है, 30% का, यही हो रहा है। अब वो कहता है कि एक गृहिणी को, कोई नलिनी कोई बंदी है, उसको इसकी खपत में कितनी कमी कर देनी चाहिए कि दालों के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब एक बात देखिए, जो भी एक्सपेंस होता है, आप अपने घर में कुछ भी खर्चा निकालते हो तो किस हिसाब से निकालते हो, किस रेट से आया और कितने किलो सामान आया। भाई आप जैसे कि मैं आपसे आपकी मम्मी आपको कहती है कि आप 2 किलो चीनी ले आओ, अब चीनी का रेट है 40 रुपए पर केजी, तो टोटल खर्चा कितना हुआ 40 गुना 2, तो 40 रुपए रेट था और 2 किलो आपने सामान खरीदा। अब यहाँ पर भी यही एक्सपेंसेस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सपेंसेस का किस रेट से कितना सामान आया, किस रेट से कितना सामान आया। बात होती है यहाँ पर 30% इंक्रीज हो रहा है। मैंने माना कि पहले 100 रुपए पर केजी था,
पहले कंजम्पशन हो रही थी ओड, सी ओड, ठीक है, एक्सपेंसेस को ई से डिनोट कर। अब रेट में 30% इंक्रीज हो गया, 130 हो गया। अब जो खपत आई वो सी न्यू आई आ गई। अब वो कह रहा है एक्सपेंसेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब एक्सपेंसेस खर्चा दोनों साइड से बराबर था। आपने जैसे ही रेट इंक्रीज हुआ उस चीज को कम खाना स्टार्ट कर दिया, तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब 100 क्रॉस सी ओड पहले जो कंजम्पशन थी 130 क्रॉस सी न्यू दोनों क्या हुई, बराबर हुई। इसका मतलब क्या आया यहाँ से, सी ओड बाय सी न्यू कितना आया, 130 बटे में 100। कितने का चेंज हुआ, 30 का। हमेशा जो चेंज होता है वो ओरिजिनल पर होता है। 130 गुना का 100 आएगा। जब इसको सोल्व करोगे 300 बटे में 13 आएगा, और इसको सोल्व करोगे तो 23.8% आपका। समझ में आया आपको? अगर ये पता है कि एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, तो क्वेश्चन चाहे बढ़ाए रेट घटाए रेट जो कहे आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को प्रोसीड करना। समझ में आ गया? ठीक है, मैं इतना स्पेस दे देती हूं कि आप इजीली देख पाए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 90 लीटर टू 110 लीटर, by how much percent have a person will have to reduce her consumption so that her expenditure on petrol remains the same। अब फिर से यही बात आ गई। एक्सपेंसेस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, किस रेट से कितना सामान खरीदा, किस रेट से कितना सामान खरीदा आपने, है ना, यही होगा, किस रेट से कितना सामान खरीदा। यहाँ पर है 90 रुपए पर लीटर से मैंने सी ओड मान लिया, ये क्या था, एक्सपेंसेस था। अब 110 गुना सी न्यू आ गया। वो कह रहे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खर्च जो पेट्रोल का पहले अगर 1000 रुपया हो रहा था तो अब भी 1000 रुपया हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। इसका मतलब 90 क्रॉस सी ओड जो पहले कंजम्पशन थी, 110 क्रॉस सी न्यू, ये दोनों खर्च पर हुए। यहाँ से सी ओड बटे सी न्यू कितना आएगा, कितना आएगा, 110 बटे में 90, कितने का चेंज आया, 20 का। चेंज आता है किस पर आता है, ओरिजिनल पर, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 100 होगा। मैं इसको सोल्व करूंगी, 200 बटे में 11 होगा, ये 11 एकम 11 आएगा, और ये आएगा 10 2 8, 10 माइनस 8 2 आएगा, और ये आएगा 0। 11 एकम 11 और ये आएगा, अभी देखना एक बार, 200 को से डिवाइड कर 18 से, 11 1 जार 11, और ये आएगा 90, 18.18%, 18.18%। आइडिया लगा लिया कि 8 पे जाएगा 1180, और ये आ जाएगा आपका आंसर 18.18%। ठीक है, कई बार कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आप नोट कर लेना, हो उस चीज को आप खुद भी नोट कर लेना, वरना मुझे बता देना, मैं सही कर दूंगी। नेक्स्ट देखना, अभी कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा दिया वो 100%, देखो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ 100% सही हो, लेकिन कई बार क्या होता है कैलकुलेशन पार्ट में कभी कभी मिस्टेक हो भी जाती है, तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं उसे पिन आउट कर दूंगी, ठीक है, ताकि और किसी की मिस्टेक ना हो। इफ द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इंक्रीज बाय 20% एंड कंजम्पशन ऑफ कॉमोडिटी क्या कह रहा है, इंक्रीज बाय 10%, then the expenditure on the commodity increase। वो कह रहा है what was the impact on expenditure। क्या है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और वस्तु की खपत में 10%, तो वस्तु पर व्यय बढ़ जाता है, वो क्या कह रहा है, इम्पैक्ट कितना पड़ता है वो बताना है, इम्पैक्ट कितने खर्च में प्रतिशत वृद्धि होती है। अभी बताया एक्सपेंसेस का एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बार बार कोई भी चीज कोई भी चैप्टर करने का मतलब है आप एक ही मेथड को याद रखें, उसी मेथड से सारे क्वेश्चनों को करें, उस टाइप के जितने भी है, हर क्वेश्चन के साथ अपना मेथड चेंज नहीं करना, चाहे कोई मेथड इजी है चाहे वो हार्ड है। जब आप बार बार उस मेथड की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसी पर आपकी कमांड इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप ये नहीं कभी आज ये अच्छा लग रहा है कल ये अच्छा लग रहा है परसों वो मेथड अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं। कोशिश करो एक चैप्टर को एक मेथड से पूरे को कंप्लीट कर जाओ, एक चैप्टर नहीं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कंप्लीट कर जाओ, ठीक है।
यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस का मतलब मैंने क्या बताया था, रेट कितना है और खपत कितनी हो रही है उस चीज, यही बताया था। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बाय 20%, रेट 20% इंक्रीज हो गया और कंजप्शन डिक्रीज होगी 10%। अगर पहले मैंने माना यहाँ पर 10 किलो खर्च हो रहा था, मैंने जूम कर लिया कि 100 रुपए पर केजी सॉरी उसका रेट था और 10 किलो खर्च हो रहा था। अब क्या हुआ कि खर्च में जैसे इंक्रीज हुआ, जो 10 किलो खपत हो रही थी अब क्या हो गई, 10% कम हो गई। 10% का मतलब 1/10, मतलब कि अब वो 10 में 1 कम होगी, कितनी बची, 9। ध्यान रखना 10% मीन्स 10/100 मीन्स 1/10, 10 का 1/10 1 कम हुई, 10 में से 1 कम हुई, क्या बची, 9 बची। तो इसके हिसाब से खर्च हुआ पहले 1000 हो रहा था, अब 12 में 108 जीरो हो रहा है, यही हो रहा है। कितने का चेंज हुआ खर्च का, 80 का हुआ, कितने पर हुआ, 1000 पर हुआ। हमेशा ओरिजिनल पर चेंज होता है, 20 से 20 8% क्या हो गया, इंक्रीज। समझ में आया, 8% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आपको अपने फॉर्मूलों के हिसाब से, आप अपने कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन करोगे, मार नहीं खाओगे। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है यदि पपाया के प्राइस में 40% की वृद्धि हो जाए और इसकी, वो कह रहा है तो इसकी खपत में कितनी कमी कर देनी चाहिए कि जो पपाया पर खर्च है वो कम हो जाए। ध्यान रखना वो कितना रिड्यूस हो जाए, 10% कम हो जाए। पहले क्वेश्चनों में था सेम रहे, कोई बात नहीं, हम एक ही चीज को जानते हैं, एग्जामिनर जो कहे हम उसी चीज को इसी से सोल्व करेंगे। एक्सपेंसेस का मतलब होता है रेट कितना है और उसकी खपत कितनी है, यही होता है, और उसकी खपत कितनी है, कंजप्शन कितनी है, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखना वो कह रहा है पपाया का रेट 40% बढ़ गया। इसका मतलब अगर पहले 100 था अब 40% बढ़ गया, 140 हो गया। समझ में आया। मैंने मान ला कि पहले 10 किलो खर्च होता था, अब मुझे नहीं पता कितना होगा, अब नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 100 रुपए पर केजी पपाया था, अगर 10 किलो खर्च हो रहा तो इसके हिसाब से 1000 रुपए उसकी जेब से निकले होंगे, 1000 रुपए का खर्चा होगा। अब क्या होता है, वो कह रहा है खर्चा कितना कम हो गया, 10%। 10% का मतलब 1/10, 1000 का 1/10 का मतलब 100 रुपए। 4 पर 100 रुपए कम हुए तो कितने हुए, 900। मैंने मान लिया कि अब x किलो कुछ हो रहे थे, x किलो की खपत हो रही है घर में, तो x यहाँ से कितना आएगा, 900 बटे में 140, और ये आएगा आपका 14 छिकी 84, और यहाँ से आएगा 10 - 4 6.5 के समथिंग, ठीक है, 6.5, हाँ 14 छिकी 84, 14 चौकू 56, 6.4, ठीक है। x क्या आया मेरा, 6.4 के नियर बाय। इसका मतलब जहां पहले 10 किलो खर्च हो रहा था अब खर्च हो रहा है 6.4। कितने का चेंज आया, 10 - 4 6 आया, 9 - 6 3.6 का चेंज आया, 3.6 kg का चेंज आया। कितने पर चेंज होता है, जो भी चेंज होता है वो हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी पर होता है। 3.6 का चेंज है 10 किलो पर, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 00 ये 36 पॉइंट कुछ आएगा, और हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 पॉइंट लिया था। इसका मतलब 36.7%। अगर आपका 36 में 2-3 ऑप्शन होते तो हम इस डेसिमल को 2 पॉइंट तक सोल्व कर लेते। समझ में आया किस तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो जो कहे, जिस चीज में कमी कहे, जिस चीज में इंक्रीज कहे, आपको अपने क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग एक लाइन याद रखनी है कि एक्सपेंसेस, और ये तो घर में भी यूज होती है, इसलिए इसको तो अपने माइंड में सेट कर लेना। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन जहां बढ़ाए वहां बढ़ा दो, जहां कम करे वहां पर कम कर दो। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कोई मैन है जिसकी मंथली इनकम कितनी है, 6000 रुपए। मंथली इनकम कितनी है, 6000 रुपए, और उसका जो खर्च है वो कितना है, 5000 रुपए।
मंथली इनकम है उसकी 6,000 रुपए, इनकम है उसकी 6,000 रुपए, और जो घर में खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर है उसका, वो कितना है? 5,000 रुपए। अब एक बात देखना, सेविंग क्या होती है? सेविंग का मतलब होता है आपकी इनकम कितनी है, उसमें से आपने कितना खर्च कर लिया, बाद में जो बच गया वो आपकी सेविंग निकलेगी। तो यहाँ पर आपकी सेविंग कितनी आएगी? कितनी आएगी? 6,000 में से 5,000 को कम कर लिया, कितनी आएगी? 1,000 रुपए। कितनी आएगी? 1,000 रुपए आएगी। आया समझ में? अब वो क्या कहता है, इन द नेक्स्ट ईयर उसकी मंथली इनकम 20% इंक्रीज हो जाती है। जहां पहले 6,000 थी, 6,000 का 20% मतलब 1/5 मतलब 1200। इसका मतलब अब 6,000 में 1200 इंक्रीज कर देते हैं, कितनी हो जाती है? 7200। समझ में आया? 6,000 में 1200 का इंक्रीज कर देते हैं नेक्स्ट ईयर, 7200। उसकी सेविंग इंक्रीज हो जाती है 40%। इसका मतलब जहां पहले 1,000 रुपए थी, 1,000 का जब मैं 40% करती हूँ, 40/100, सीधा सीधा ये आपका 400 आएगा। क्या आएगा? 400। इसका मतलब जहां पहले 1,000 रुपए बचाता था, अब वो कितने रुपए बचाने लग गया? 1,400 रुपए बचाने लग गया। कितने रुपए बचाने लग गया? 1,400 रुपए बचाने लग गया। अब वो पूछ रहा है, तो ज्ञात कीजिए उसका व्यय कितने प्रतिशत से बढ़ गया है, उसकी जो खर्चा है वो कितना बढ़ा। तो देखिए, जहां पहले खर्च 5,000 रुपए हो रहे थे, अब का खर्च मुझे गिवन नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इनकम कितनी है और सेविंग कितनी है। यदि इनकम में से मैं 7200 में से अगर मैं 1,400 रुपए माइनस कर लेती हूँ, तो ये मेरा क्या खर्चा निकल के आ जाएगा? 12 में से 4 गए 8, 6 में से गए 5800 रुपए। इसका मतलब अब उसका जो खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है? 5800 रुपए। जहां पहले 5,000 हो रहा था, अब 5800 रुपए हो रहा है। कितने का फर्क आया? 800 रुपए का। कर दो यहाँ पर कर देती हूँ। 800 रुपए का चेंज हुआ। चेंज हमेशा किस पर होता है? ओरिजिनल पर, बटे में 5,000 गुना का 100। यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, और ये आएगा 16% का इंक्रीज हो गया। आया समझ में? 16% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। यहाँ पर कोई चीज है कि आप बाय द वे देखो, टीचिंग एग्जाम का कर रहे हैं, तो टीचिंग एग्जाम में आपके पास काफी टाइम होता है। सिर्फ DSSB को छोड़कर बाकी एस्टेट हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, इसमें टाइम होता है। लेकिन अगर आप CGL वगैरह, बैंकिंग वगैरह की कर रहे हैं, तो इसको याद रख लेना। क्या याद रखेंगे? यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि वो कहता है कि प्राइस 20% इंक्रीज हो गए, तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? 16 सही 6-7% की। जब 2 से 3 बार करेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। यदि 25% की इंक्रीज करेंगे तो 20% खपत कम। यदि 30% करेंगे तो खपत को रिड्यूस करना पड़ेगा 23.08। यदि 40% इंक्रीज करेंगे तो खपत को करना पड़ेगा इतना कम। समझ में आया? तो ये एक बार, जरूरी नहीं है कि इनको रटो ही रटो, इतनी देर में आप निकाल भी सकते हो। फिर भी जिसको लगता है कि मेरे पास टाइम कम हो जाता है, बहुत शॉर्टेज है, तो एक बार इन पॉइंटों को थोड़ा सा माइंड में रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि संदीप हैड टू स्कोर 36% टू पास एन एग्जामिनेशन। ही स्कोर 24% मार्क्स एंड फेल बाय 9 मार्क्स। कह रहा है फाइंड द मार्क्स। यहाँ पर कोई बंदा संदीप है। अब क्या होता है, ये क्लास का स्कोर बोर्ड है। अब टीचर डिसाइड करता है जो इस टारगेट को अचीव करेगा वो स्टूडेंट पास कहलाएगा, और जो इसके नीचे नीचे रहेगा वो फेल, जो इस टारगेट को या इससे ऊपर रहेगा वो पास स्टूडेंट कहलाएगा। यहाँ पर क्या होता है, कोई संदीप है, वो उसने स्कोर किया है 36% मार्क्स, उसे स्कोर करना है एग्जाम को पास करने के लिए। क्या है, ये क्राइटेरिया 36% का है, लेकिन वो 24% मार्क्स स्कोर करता है और 9 नंबरों से फेल हो जाता है। सीधी सी बात, अगर उसे ये 9 नंबर और मिल जाते तो वो कहाँ पर पहुंच जाता? 36% पर। इसका मतलब 24 + 9 = 36% है। यहाँ से 12% बराबर 9 हुआ, 1% बराबर 9/12 हुआ,
100% क्या होगा आपका 9/12 गुना का 100, ठीक है। ये होगा 3 चौके 12, 4 से 25, और ये क्या आ जाएगा आपका 75, क्या आ जाएगा 75। समझ में आया, क्या हो जाएगा 75, ठीक है। नेक्स्ट देखना, एक कैंडिडेट है, वो क्या करता है 40% मार्क्स स्कोर करता है और 15 नंबरों से फेल हो जाता है। 15 नंबरों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये क्राइटेरिया है पास होने का। अब वो बच्चा क्या करता है, 40 मार्क्स स्कोर करता है और 15 नंबरों से फेल हो जाता है। अगर उसे 15 और मिल जाते तो वो बच्चा यहाँ पर पहुंच जाता जो स्कोर बोर्ड है उसके ऊपर। लेकिन दूसरा स्टूडेंट है, वो 70% मार्क्स स्कोर करता है, जो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा हैं 75। अगर मैं ज्यादा है तो मैं इसके कम कर दूं तो ये बंदा भी यहीं पर पहुंच हो जाता। इसका मतलब दोनों अपने टारगेट के ऊपर बैठे रहते हैं। तो क्या है इसका मतलब, कहीं ना कहीं 40% प्लस 15 भी वही मार्क्स, 70% माइनस 75, दोनों का स्कोर बोर्ड पे बैठना। इसका मतलब दोनों के मार्क्स बराबर हैं। यहाँ से 30%, यहाँ से 90 आएगा, 1% बराबर 3 आएगा। अब वो पूछ रहा है, यहाँ पर वो ये नहीं पूछ रहा टोटल मार्क्स। अगर टोटल मार्क्स होता तो 100% हो जाता और 100% का मतलब 300 हो जाता। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास। पास होने के लिए कितने परसेंटेज मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, तो 40% प्लस 15 मार्क्स की है। 40% का मतलब 40, 1% 3 प्लस 15, 135 हुआ। कितने, अब देखिए परसेंटेज में जब मैं कन्वर्ट करती हूँ 135 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, कितने में से 300 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको सोल्व करती हूँ तो इसका मतलब 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है उस क्लास को पास करने के लिए, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कोई एग्जामिनेशन है, 42% कैंडिडेट है जो मैथ्स में फेल होते हैं, 52% कैंडिडेट है जो इंग्लिश में फेल होते हैं, और 17% कैंडिडेट है दोनों सब्जेक्टों में फेल होते हैं, एंड 46 कैंडिडेट है जो दोनों सब्जेक्टों में पास होते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो कैसे निकालेंगे, हमेशा 2 सब्जेक्ट हो, 3 सब्जेक्ट हो, इसके लिए आप पाई चार्ट को फॉलो करें तो बेस्ट मेथड है, वरना मैं फॉर्मूला भी बता दूंगी। लेकिन पाई चार्ट को अगर आपने इस तरीके से फॉलो किया तो ये बेस्ट रहेगा। देखिए कैसे है, 42% कैंडिडेट किसमें पास फेल हुए हैं, मैथ्स में, हो गया। अब है 52% कैंडिडेट है जो किसमें फेल हुए हैं, इंग्लिश में, ये इंग्लिश के बच्चे हैं। और वो कह रहा है 17% कैंडिडेट है जो दोनों में फेल हुए। एक बार इस चीज को समझना, ये 2 सर्कल का मतलब क्या है। देखिए ये बच्चे जो है ये टोटल मैथ्स के स्टूडेंट है, ये सारे किसके स्टूडेंट है, मैथ्स के, और ये सारे इंग्लिश के, ये वाले ये सारे इंग्लिश। इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन आ रहे हैं, ये वाला पार्ट ऐसा है जो मैथ और इंग्लिश दोनों में कॉमन आ रहा है। कहने का मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है, दोनों में कॉमन है। वो कितने बच्चे हैं, 17%। अब मैं अगर कुल फेल निकालूं तो कैसे निकालूंगी, देखिए कुल फेल ये बच्चे, ये आगे 42%, ये कुल फेल 42%। अब मैं जब इंग्लिश वाले फेल लेती हूँ तो इंग्लिश वाले फेल में ये 17% वो बच्चे थे जो मैथ्स के अंदर इंक्लूड हो गए। देखिए ये हो गए, ये वाले इंक्लूड, ये मैथ्स में आ चुके थे ना, ये दोबारा से इंग्लिश में फिर से इंक्लूड हो रहे हैं। तो मैं 2 बार क्यों इंक्लूड करूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 52% और जो ये 17% थे जो मैथ्स के अंदर मैंने ले लिए, किसी एक में लो, या तो मैथ्स में लो या इंग्लिश में लो। मैंने मैथ्स में ले लिए तो इंग्लिश में जो इंक्लूड हो रहे हैं 17, क्यों ना इसको माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 5 4 9, 94 माइनस 17, ये आएगा 7 और ये आएगा 77%। इसका मतलब कुल फेल, टोटल फेल बच्चे कितने आए,
77%। समझ में आया? फेल इतने आए तो पास कितने होंगे? 100 माइनस 77% कितने हो जाएंगे? 23%। कुल पास कितने बच्चे हो जाएंगे? टोटल 100% स्टूडेंट होते हैं। यदि 77 कुल फेल बच्चे आ गए तो 100 माइनस 77, इसका मतलब 23% बच्चे क्या है? पासिंग स्टूडेंट है। लेकिन वो कह रहा है 46 बच्चे पास हुए। वो कह रहा है नहीं भाई 46 बच्चे पास हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं 23% 46 के बराबर है, 1% 2 के बराबर है, और 100% किसके इक्वल होगा? 200 के इक्वल होगा। समझ में आया? आप ऐसे नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB। कोई सोचे कि मुझे नहीं पता इसलिए मैं नहीं करा रही, ऐसा नहीं है, माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, मैंने वेन डायग्राम से करा दिया, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। A यूनियन B का मतलब है A और B दोनों में, तो दोनों में कैसे निकालेंगे? देखिए NA यूनियन B वही तरीका होगा, 42 प्लस 52 माइनस 17। कई बार क्या होता है 3 4 5 में आ जाए तो हमें दिक्कत होती है फॉर्मूले से, इसलिए एक बार आप इसे करना, नहीं तो आपको फॉर्मूला A यूनियन B, जो A और B दोनों के अंदर या तो A में है या B में है या दोनों में है, जो दोनों में होंगे उसको माइनस कर दिया, 42 प्लस 52 माइनस 17। समझ में आया? तो आप कोशिश करना पहले वेन डायग्राम से करेंगे, उसके बाद नहीं आए तो हम फॉर्मूले लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं फॉर्मूले से, मैं पहले वेन डायग्राम से करूं, ना आए तो मुझे बता देना, मैं फॉर्मूलों से करा दूंगी। वो कह रहा है कोई एक क्लास है जिसके अंदर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, दूसरा अकाउंट्स है, दो ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि 30% इन बोथ दे रखा है। इसका मतलब मेरे पास दो सब्जेक्ट है, ये वेन डायग्राम से कर रही हूं मैं, एक ये दूसरा सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट मेरा इकोनॉमिक्स है, दूसरा सब्जेक्ट मेरा अकाउंट्स है। दूसरा सब्जेक्ट मेरा क्या है? अकाउंट्स है। यही है, यहाँ पर कह रहा है 68% स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स में पास हुए, उसके बाद कह रहा है 52% अकाउंट में पास हुए, हो गया। उसके बाद कह रहा है 30% इन बोथ, 30% दोनों के अंदर पास हुए, 30% दोनों के अंदर पास हुए। अब वो कह रहा है वो बच्चे बताइए, वो परसेंटेज बताइए जो सिर्फ अकाउंट में पास हुई। सिर्फ अकाउंट में पास होने वाले ये स्टूडेंट है, सिर्फ ये बच्चे हैं जो अकाउंट्स में पास होते हैं। अब कहीं मैं अगर मैं ये कॉमन वाला अकाउंट्स की परसेंटेज से माइनस कर दूं तो अकाउंट सिर्फ केवल ये है, अकाउंट और इकोनॉमिक्स दोनों में पास हुए, ये वाला पार्ट है जो अकाउंट और इकोनॉमिक्स दोनों में पास हुए, और ये वाले पार्ट है जो सिर्फ अकाउंट में पास हुए। ये वाला पार्ट बचेगा, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में पास हुए। तो केवल पास ओनली इन अकाउंट % होंगे, पास ओनली इन अकाउंट्स कितने होंगे भाई? निकालिए जल्दी से, कितने हो जाएंगे? 52% में से जो 30%, क्योंकि 52 में ये 30% भी इंक्लूड था, ये टोटल थे, तो इस 30 को माइनस कर दीजिए, 5 में से 22%। समझ में आ गया कि अकाउंट्स की 52 का मतलब है जो अकाउंट्स में दोनों में थे। देखो इसमें ये वाला दोनों वाला पार्ट भी इंक्लूड था, वो कह रहे सिर्फ अकाउंट में, मतलब वो दोनों वाला कॉमन नहीं चाहिए था, तो दोनों का कॉमन माइनस कर दिया जो दोनों में पास हुए थे। समझ में आया? तो कोशिश करना वेन डायग्राम से करने की, नहीं होगा तो फिर मैं आगे कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कमल स्कोर 70% मार्क्स किसी एग्जाम में करता है, आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट ही गोट, क्या होता है? 81%, 66% एंड 61% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। वो क्या कह रहा है? 3 मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन 4 सब्जेक्ट? 4 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कैसे करेंगे? यहाँ पर देखना कितना स्कोर कर रहा है वो? 70%। कितना कर रहा है? 70%। ठीक है, टोटल एग्जाम के अंदर, उस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में वो 81% स्कोर करता है, दूसरे वाले सब्जेक्ट में जो सेकंड है उसके अंदर 66% करता है, जो थर्ड सब्जेक्ट है उसके अंदर वो 61% करता है। 4 सब्जेक्ट का आपको निकालना है, क्या करना है? निकालना है।
यहाँ पर देखो तो वो एग्रीगेट स्कोर कर रहा है 70%, 4 सब्जेक्ट में एवरेज 70 है, तो टोटल क्या होगा 4 सब्जेक्ट का 70 मल्टीप्लाई बाय 4 280%। अगर मैं इस टोटल में से 3 सब्जेक्टों का टोटल माइनस कर दूं तो कहीं ना कहीं मेरे 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कितना होगा आपके पास 6 7 8, 6 और 6 12 और 8 20, 208। 280 में से 208 को माइनस कर दीजिए जल्दी से, आएगा 2 9 72%। तो क्या पूछ रहा था सब्जेक्ट, सही है, समझ में आया किस तरीके से करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इलेक्शन वाले आज ही अभी मैं कराती हूँ इनको, ठीक है।